हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों से अपन 12th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अपन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्रम से सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज अपने पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस विद्युत धारिता के चैप्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है। टॉपिक है आज का विलगित गोलीय चालक की धारिता। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। विलगित शब्द का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि ये जो आपके पास कोई चालक वस्तु है, ये बाहर के किसी भी दूसरे चालक से या दूसरी वस्तु से कनेक्टेड नहीं है। ये बिल्कुल अपने आप में सबसे पृथक है। इवन पृथ्वी के साथ भी इनका कोई प्रभाव नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई दूसरा चालक पदार्थ भी नहीं है। ये बिल्कुल कटा हुआ है, सबसे सेपरेट है। गोलीय यानी गोलाकार होगा, चालक होगा, और धारिता का मतलब है उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता। या फिर अपन कह दें कि आपके पास धारिता का आपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है, धारिता की परिभाषा Q इज इक्वल्स टू CV, और धारिता इक्वल्स टू होती है आवेश बटा विभव। तो आज अपन अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक गोलाकार चालक ले लेते हैं। ये आपके पास कोई ये गोलाकार चालक है, और इस गोलाकार चालक को अपने को आवेशित करना है। तो जब अपन इसे आवेशित करेंगे, मान लीजिए कि इसकी आपकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R दे रखी है, इसका केंद्र बिंदु O के ऊपर है, गोलीय है और चालक है। तो डेफिनेटली जब चालक है तो इसको दिया गया संपूर्ण आवेश इसकी सतह के ऊपर समान रूप से सतत रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है सर। अब आप लोग जानते हैं कि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर मैं पहले विद्युत क्षेत्र का डायग्राम बना देता हूँ। इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं आएंगी। ये आपकी डॉटेड लाइनें हैं। यहाँ पे अपन तीर के निशान से बाहर की तरफ इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैंने अंदर डॉटेड लाइनें क्यों बनाई हैं? क्योंकि इस लाइन को मैं कंटिन्यूसली यहाँ से भी तो लगातार ले सकता था, जैसा कि अपन इसके बाहर ले रहे हैं, जबकि अंदर तो अपन ने इसको डॉटेड लाइन दिखाया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा करने का कारण ये है कि आप जानते हैं कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, और इसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वो समान रूप से है। यानी आप ये कह दें कि इस पूरे सतत आवेश वितरण को आप इसके केंद्र के ऊपर एक जगह केंद्रित मान सकते हैं, एक बिंदु आवेश के रूप में ले सकते हैं। कितना आवेश आपने इसकी सरफेस को दिया है? मान लीजिए आपने Q आवेश इसकी सरफेस को दे दिया। ठीक है। अब मुझे बता दें कि इसकी सतह के ऊपर विभव कितना है। V सतह की वैल्यू कितनी होती है? आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत अच्छे से इस चीज को डिराइव किया है कि किसी चालक की सतह के ऊपर विभव कितना होता है। विभव होता है सर KQ अपॉन त्रिज्या। ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे जानते हैं। तो पहले अपने को इस डेरिवेशन के अंदर क्या क्या बातें दे रखी हैं, क्या कैलकुलेट करना है, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि किसी R त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक, ध्यान दें भैया, विलगित शब्द लिखना बहुत जरूरी है। किसी R त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक को आवेश Q से, कितने आवेश से? Q से आवेशित करने पर, अब आपको पूरी बातें लिखनी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है और इसका आवेश घनत्व इतना कुछ आता है। वो सारी बातें ऑटो अंडरस्टूड है और अपने पिछले टॉपिक्स के अंदर पढ़ लिए, यहाँ पे लिखना नेसेसरी नहीं है। तो आवेश से आवेशित करने पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसकी सतह पर उत्पन्न विभव कितना होगा, इस गोलीय चालक की सतह के ऊपर विभव कितना होगा। तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया V इज इक्वल्स टू KQ बाई R। क्या इस K को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपने एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा? एप्सिलॉन लिखना चाहिए था ना। एप्सिलॉन नॉट क्या कहता है कि इस गोलीय चालक के चारों तरफ का जो माध्यम है वो निर्वात है। तो जब आपने एप्सिलॉन नॉट विशेष केस लिखा है तो आपको यहाँ पे नॉट लिखना चाहिए कि चालक के चारों ओर का माध्यम, चारों ओर का माध्यम कैसा है? माध्यम निर्वात है। ये बात लिखनी बहुत जरूरी है,
क्योंकि छोटी छोटी बातें अपन छोड़ देंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो चारों तरफ का माध्यम क्या है? निर्वात है। ठीक है भैया, हो गया। अपने को निकालना क्या है? अपने को इस गोलीय चालक की धारिता निकालनी है। तो डायरेक्ट मैं यहां पे लिख दूं कि विद्युत धारिता की परिभाषा से, विद्युत धारिता की परिभाषा से क्या कहती है विद्युत धारिता की परिभाषा? बताएं मुझे। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर आपको इसकी लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के पहले आप किसी चालक की धारिता की जो वैल्यू है, उसकी डेफिनेशन है, उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो गोलीय चालक की धारिता, सी का फॉर्मूला क्या है? सी का फॉर्मूला होता है सर आवेश बटा विभव। आवेश कितना दिया आपने इसकी सतह को? क्यू दिया है, तो मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया, अपॉन में विभव लिख दिया। बहुत बढ़िया, चलिए क्यू को मैंने क्यू लिख दिया और सतह पे विभव कितना है उसको लिख लीजिए। तो ये क्यू है वो इसके बटा में आ जाएगा और ये जो बटा की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है सर, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सी दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण धारिता का फॉर्मूला हो जाता है। किसकी धारिता है? विलगित गोलीय चालक की धारिता। कहां पे रखे हुए स्थिति में? इसके चारों तरफ का माध्यम क्या है? निर्वात की स्थिति में। अब भैया कई जगह आपको ये फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है, आप इसको इजी फॉर्म के अंदर न्यूमेरिकल में आपको मदद कर सकता है। क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के के बराबर क्या होता है सर? के इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दूं? 1/k लिख दूं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दूं? 1/k लिख दूं। तो r आपके पास ऊपर रह जाएगा, तो इसको आप r/k भी कह सकते हो। ठीक है, r/k अपन कह सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको किसी क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है उसकी त्रिज्या की और k की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप डायरेक्ट वैल्यू 9 × 10⁻9 जानते हैं, उसको रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाता है आपके निर्वात के अंदर किसी गोलीय विलगित गोलीय चालक की धारिता। C इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अगर मैं C में और R में रिलेशन लेना चाहूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। यानी कि किसी गोलाकार चालक की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या के समानुपाती है। जैसे जैसे त्रिज्या इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसकी धारिता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है भैया, अब अपने को C के और R के बीच में अपन जानते हैं, हालांकि समानुपाती है पर फिर भी रस्म है, सारी बातें अपन लिखते हुए आ रहे हैं, तो यहां पर भी अपने को इसका ग्राफ भी बनाना होगा। तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे? एक्स एक्स के ऊपर लिख लेता हूं मैं R यानी त्रिज्या, और वाई एक्स के ऊपर लिख लेता हूं मैं चालक की धारिता। तो दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब अपन इस टॉपिक की कुछ विशेष परिस्थितियां और लेते हैं, विशेष स्थितियां और लेते हैं। क्या स्थितियां लेते हैं? नोट डाल करके मैं लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन टाइप में बहुत हेल्पफुल होगा। और इवन मैं ये कहूं कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके यहां से जो आप एप्लीकेशन या विशेष नोट पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि डेरिवेशन तो कंपटीशन में पूछना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आने की संभावना कम ही रहती है। विशेष जो एग्जाम होते हैं उनमें एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नोट में लिखता हूं कि यदि चालक को, अब गोलीय चालक मैं यहां पे ना लिखूं क्योंकि टॉपिक अपना हो गया, चालक को एप्सिलॉन R परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए, परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए, तो क्या होगा? रखा जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। चलिए भैया, तो C बराबर आपने क्या लिखा? सर C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन नॉट कब आएगा? जब आप ये कह देंगे कि इस चालक के चारों तरफ माध्यम निर्वात है, तब वो एप्सिलॉन बनता है। ठीक है, पहले चैप्टर में आपने परावैद्युतांक पढ़ा है। परावैद्युतांक होता है क्योंकि किसी माध्यम की विद्युतशीलता
और निर्वात की विद्युतशीलताओं का जो अनुपात होता है उसे अपन परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको ये इसका वीडियो देखना हो तो प्लीज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पहले चैप्टर में परावैद्युतांक का वीडियो देख सकते हैं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिखूं मैं? एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली यहां पे आपके पास एप्सिलॉन ही होगा, पर यदि आप निर्वात कह देंगे तो आपको क्या लिखना है? एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखना है, और निर्वात के एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। निर्वात का जो परावैद्युतांक है वो 1 होता है, तो उसको यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। दैट टाइम आपके पास एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बन जाता है, और अपन डायरेक्टली यहां पे एप्सिलॉन नॉट ही लगा देते हैं निर्वात की स्थिति में। लेकिन अब तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का कोई माध्यम भरा हुआ है, तो जब इतना परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है तो आपको तो एप्सिलॉन की वैल्यू रखनी है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं सी डैश, इसको सी डैश कह देता हूं मैं, यानी माध्यम की स्थिति में धारिता है। तो सी डैश दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ठीक है, इसमें से मैं केवल और केवल एप्सिलॉन आर को बाहर ले लेता हूं, सिर्फ एप्सिलॉन आर को बाहर ले लेता हूं। तो जब मैं यहां से एप्सिलॉन आर को बाहर लेऊंगा तो सी डैश बराबर मेरे पास यहां पे तो एप्सिलॉन आर आ गया, बच गया क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आपने अभी पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या होता है? निर्वात की स्थिति में किसी गोलीय चालक की धारिता। तो यहां पे मैं इसको डायरेक्ट सी अप्लाई कर देता हूं, तो ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता है। ये कहता है कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता जितनी भी है निर्वात की स्थिति में, यदि आप उसको किसी माध्यम के अंदर भर देंगे तो उसकी धारिता है वो बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ जाएगी? उसके परावैद्युतांक से जब आप निर्वात की धारिता को गुणा कर देंगे तो उस माध्यम के अंदर उस गोलीय चालक की धारिता आ जाएगी। तो सी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर सी आ जाता है। निर्वात की धारिता को एप्सिलॉन आर यानी परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। वापस मैं आपको एक बात रिवाइज करवा दूं, परावैद्युत पदार्थ भरने पर आपने अभी तक मुख्य रूप से 4 बातें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम नियम में निर्वात की स्थिति में सबसे ज्यादा होता है, परावैद्युत पदार्थ भरने पर घट जाता है। दूसरा, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ या किसी भी माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो भी परावैद्युत पदार्थ भरने पर घटती है। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का विभव, किसी बिंदु का विभव, वो भी परावैद्युत पदार्थ भरने पर निर्वात की अपेक्षा कम हो जाता है। तो ये तीनों भौतिक राशियां घटती हैं, परंतु जो किसी चालक की धारिता है वो उस चालक के चारों तरफ परावैद्युत पदार्थ भरने पर बढ़ जाती है। तो चौथा जो पॉइंट आपका, चौथी फिजिकल क्वांटिटी धारिता जो आती है वो परावैद्युत पदार्थ भरने पर बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? उसके परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो अब अपन इसके बाद में कुछ विशेष न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझते जाना, एक एक बात आपकी क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले मैं लेता हूं कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि पृथ्वी का जो विभव होता है कितना लिया जाता है? बताएं मुझे, पृथ्वी का विभव कितना लिया जाता है? आपने विभव के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पृथ्वी का विभव 0 लिया जाता है। तो यहां पे मैं v इज इक्वल्स टू 0 लिख देता हूं। ठीक है, जब पृथ्वी का विभव 0 लिया जाता है तो धारिता की परिभाषा क्या कहती है? धारिता की परिभाषा कहती है कि सर c इज इक्वल्स टू q अपॉन v। पृथ्वी खुद एक चालक है, पृथ्वी एक कंडक्टर है, ध्यान रखें। तो पृथ्वी को जब आवेश दिया जाएगा, कितना भी आवेश दे दें, उसका विभव तो हमेशा 0 रहना है। पृथ्वी की सतह को आप कितना भी चार्ज दे दें, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक गोला है, उसका विभव हमेशा 0 ही रहेगा, चाहे कितना भी आवेश उसको पॉजिटिव दे दें या कितना ही चार्ज पृथ्वी से बाहर निकाल लें, पृथ्वी का विभव ऑलवेज 0 रहेगा। तो यदि मैं विभव की जगह वैल्यू 0 रखूं तो ऊपर आवेश कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है? रिजल्ट तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, अनंत आ जाएगा। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि सर जब अपन ने पृथ्वी का विभव 0 लिया है
तो पृथ्वी की जो धारिता होती है, पृथ्वी की धारिता, इस कंसेप्ट के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वी की धारिता c कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, अनंत हो जाती है, ये इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हो जाती है, पर एक्चुअल में अनंत नहीं है। तो कितनी है? अभी आपने क्या पढ़ा है, विलगित गोलीय चालक। पृथ्वी क्या है, गोलाकार चालक। पृथ्वी की त्रिज्या आपके पास है, कैलकुलेटेड है। कितनी लिखते हो आप पृथ्वी की त्रिज्या? 6400 किलोमीटर रखते हैं सर हमेशा। तो चूंकि पृथ्वी चालक गोला है, क्या है, चालक गोला है, अतः धारिता कितनी हो जाएगी? अब आप उस फॉर्मूले के अनुसार निकालिए, 4πε0 इंटू आर। मैं निर्वात की स्थिति की बात कर रहा हूं, तो कितनी हो जाएगी? चूंकि आर कितना होता है सर, 6400 किलोमीटर होती है त्रिज्या। मीटर में बदल लो भैया, तो 64 इंटू किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर 5 मीटर लिख दूं क्या? ठीक है सर, लिख दीजिए। अब आप वैल्यू निकाल लो, किसकी? सी की। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? अभी आपने एक फॉर्मूला बताया था, C इज इक्वल्स टू आर अपॉन के बताया था आपने, C इज इक्वल्स टू आर अपॉन के बताया था। तो जब आर अपॉन के बताया था तो वैल्यू रख लो भैया। तो ये होगी आपके पास 64 इंटू 10 की पावर 5, और के की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। ठीक है, चलिए भाग लगाइए। 64 में 9 का कितनी बार जाएगा? 9 7 63, एक रह गया, पॉइंट आ गया। ठीक है, 10 बन गया, एक एक, इस तरीके से भाग जाता जाएगा। इंटू 10 की पावर, नीचे 9 है, ऊपर जाएगा माइनस का 9, तो 10 की पावर ऊपर माइनस का 4 ज्यादा रह गया। ठीक है, इतने फैरेड आ जाती है पृथ्वी की धारिता। अब मुझे तो 10 की पावर -4 को तो मैं किसी कांस्टेंट के रूप में या किसी संकेत के रूप में नहीं लिख सकता हूं, तो इसको कैसे लिखूं? अगर मेरे पास 10 की पावर -6 आ जाता तो मैं उसे माइक्रो कह देता। तो 10 की पावर -6 लाने के लिए इस पॉइंट को आप थोड़ा सा 2 अंक और आगे खिसका दीजिए, तो आपके पास इसकी जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 711 इंटू 10 की पावर -6, दिस इज इक्वल्स टू 711 माइक्रोफैरड। कितनी हो जाएगी? 711 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 है। 711 को आप -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.000711 फैरड, जो कि 1 फैरड से बहुत कम है। जब पृथ्वी की धारिता 1 फैरड से बहुत कम है तो किसी दूसरे चालक की धारिता 1 फैरड कैसे हो सकती है? यानी कि अब अपना अगला क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए आपके पास किसी गोलीय चालक की धारिता 1 फैरड है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि 1 फैरड धारिता का गोलीय चालक अगर अपन बनाएं तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। आपके राजस्थान बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय चालक की जो धारिता है वो 1 फैरड है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? और आगे कह रहा है कि क्या ऐसा कोई चालक बना करके किसी अलमारी में रखा जा सकता है क्या जिसकी धारिता 1 फैरड हो? तो पहले अपन उस गोलीय चालक की त्रिज्या निकाल लें, फिर अनुमान लगाएंगे कि इतनी त्रिज्या का किसी गोले को अलमारी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो धारिता आपको 1 फैरड दे रखी है, त्रिज्या निकालनी है, दोनों में रिलेशन बोलो। सर लिखा है C इक्वल्स टू 4πε0 r, क्या मैं इसको C इक्वल्स टू r/k लिख दूं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, अभी अपन ने पढ़ लिया। चलिए मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? r की चाहिए, तो इसलिए r के फॉर्मूले को मैं क्या कह सकता हूं? r इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर k इंटू सी। वेरी सिंपल। चलिए k की वैल्यू लिखिए, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू सी का मान 1। रिजल्ट आ गया आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9। क्या निकाल रहे हो? त्रिज्या किस में आएगी? मीटर में। 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर त्रिज्या का आपके पास कोई गोला बनाया जाए तो उसकी धारिता 1 फैरड होगी। क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या
बता दें, बार बार पढ़ी है आप लोगों ने। R इक्वल्स टू 64 इंटू 10⁵ मीटर। ये 10⁵ मीटर है और वो गोला बनाना पड़ेगा आपको 10⁹ का। तो क्या इसे अलमारी में रखा जा सकता है? इतनी बड़ी कोई अलमारी बनाई जा सकती है कि उसकी जो आकार है वो पृथ्वी के आकार से भी 10⁴ गुना बड़ा हो? तो संभव नहीं है। तो अपन ये लिखेंगे, ऐसा गोला नहीं बनाया जा सकता, या फिर अपन ये कह दें कि इसे अलमारी में नहीं रखा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन के अंदर जितने पार्ट पूछे गए हैं उसका पूरा आंसर अपने को लिखना चाहिए। तो ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल मान लीजिए, मेरी तरफ से मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख करके बताता हूँ, ध्यान देना भैया, मेरे को बताना। इसका आंसर है वो भी आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। आपको अगर आंसर समझने से या देखने से पहले अगर आपने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। एग्जाम्पल है कि यदि किसी गोलीय चालक की धारिता C है और यदि गोलीय चालक की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो धारिता क्या हो जाएगी? सिंपल सवाल है और फटाक से आपको इसका आंसर देना है। उसकी धारिता जो है वो पहले C है, उस समय उसकी जो त्रिज्या R है, यदि उसकी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितने गुना हो जाएगी या क्या हो जाएगी, इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और दे रखा है 4.3। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के अंदर किसी गोलीय चालक की जो धारिता है वो आपकी 2 पिकोफैरड है। इसको मैं C नोट कह देता हूं, वायु कह दीजिए, निर्वात कह दीजिए, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो इसकी जो धारिता है वो आपकी 2 पिकोफैरड है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस पूरे गोले को किसी माध्यम में भर दिया जाए, माध्यम के अंदर रख दिया जाए, किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर रख दिया जाए, तो उसको CM कह देता हूं, M फॉर मीडियम की स्थिति के अंदर धारिता। और उस समय क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी धारिता है वो 12 पिकोफैरड हो जाती है, 12 पिकोफैरड हो जाती है। तो उसका जो पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R है उस मीडियम का, वो कैलकुलेट करना है। तो अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता इंक्रीज होती है, उतने ही गुना हो जाती है। तो पहले मुझे वो संबंध लिख लेना चाहिए। तो CM इज इक्वल्स टू परावैद्युतांक इंटू निर्वात की धारिता। ठीक है, अब आपको यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन R की। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CM अपॉन CO, यानी निर्वात की धारिता, दोनों का अनुपात कर लेना है। तो CM कितना है? 12 पिकोफैरड। इसकी निर्वात में कितनी है? 2 पिकोफैरड। पिकोफैरड से पिकोफैरड कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 में 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। गलती से भी परावैद्युतांक का कभी मात्रक मत लगा देना। परावैद्युतांक एक मात्रकहीन राशि है, जल्दबाजी में हो जाता है, मात्रक लिखने पर आधे नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए परावैद्युतांक एक मात्रकहीन राशि है और इस क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर हो जाएगा कि जिस माध्यम में आपने उस गोले को रखा उस माध्यम का परावैद्युतांक है वो 6 है। ठीक है भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है। फंडामेंटल अगर आपके क्लियर हैं तो सवाल आप सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आज के इस वीडियो का और आज के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अंतिम एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, समान आवेश से आवेशित करने पर, दोनों को दिया गया आवेश समान है, आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? इनकी धारिताएं आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले मुझे बता दें कि माना इनकी जो धारिताएं हैं, माना इनकी जो धारिताएं हैं वो आपकी C1 व C2 हैं। ठीक है, तो C1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताएं, देखिए आवेश और विभव के अनुपात में। तो C1 इक्वल्स टू कहता है सर Q अपॉन V1 और C2 क्या कहता है सर Q अपॉन V2। मैंने यहाँ पे Q1 और Q2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों चालकों को दिया गया आवेश बराबर है। त्रिज्याओं से आपको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि त्रिज्याएं अलग होंगी तभी तो इनका विभव अलग होगा, क्योंकि V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर होता है, के कांस्टेंट है, Q दोनों को समान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट अपने को धारिताओं का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको C1 रेशियो C2 चाहिए, तो इसको मैं लिख दूं Q अपॉन V1 इंटू V2 अपॉन Q कह दूं, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हैं देन C1 अपॉन C2 दिस इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, और चूंकि आपको V1 अनुपात V2 क्या दे रखा है, या फिर ये कह दूं कि V1 अपॉन V2 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी अनुपात में दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है, 1:2 लिखा हुआ है, यानी 1/2 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा, V2 अपॉन V1 है, यानी ये आपके पास 2/1, या फिर आप इसको कह सकते हैं 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C इक्वल्स टू 4πε0r होती है। निर्वात में आपने ε0 लगाया है। यदि आप उस गोलीय चालक को किसी माध्यम के अंदर रख देंगे तो उसकी धारिता है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, जितने पराविद्युतांक का माध्यम है उतने से ही गुना हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने इसके 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं। पृथ्वी एक गोलाकार चालक है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो अपने कैलकुलेट कर ली C इक्वल्स टू 4πε0r से। आंसर आ गया अपने पास 711 माइक्रोफैरड। अनंत वाली नहीं लिखनी है, 711 माइक्रोफैरड। चूंकि फैरड एक बहुत बड़ी राशि है इसलिए इसे माइक्रो में, नैनो में एंड पीको के अंदर लिखा जाता है, जो कि अपन ने पिछले वीडियो के अंदर समझा था। उसके बाद में अपने एक सवाल किया कि 1 फैरड धारिता का यदि कोई गोला बनाया जाए तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, तो डायरेक्ट आपको C इक्वल्स टू R अपॉन के को अपन ने मल्टीप्लाई में ले लिया, तो 9 × 10⁹ मीटर त्रिज्या होनी चाहिए, जिसे अलमारी में रखना संभव नहीं है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल लिखा अपने कि निर्वात में धारिता इतनी है, पराविद्युतांक कितना है, तो माध्यम में धारिता कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल। इसके बाद में लास्ट में अपन एक एग्जाम्पल पढ़ा कि 2 चालकों को आवेश समान दिया गया है, उनकी सतह के ऊपर विभव का अनुपात आपको दे रखा है, तो धारिताओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो धारिताएं हैं वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि आप इसी क्वेश्चन को कंपटीशन एग्जाम में करना होता तब आपको ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप डायरेक्ट जानते हैं कि आवेश समान है तो कैंसिल हो जाएगा, और धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो 1:2 जो दे रखा है वो आपका 2:1 आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका किसी गोलीय चालक की, इवन मैं कहूं विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है उसका टॉपिक क्लियर हो गया। सर विलगित वाला कंसेप्ट थोड़ा और बता दीजिए। यदि यही गोला पृथ्वी से जुड़ा होता, या फिर मैं ये कह दूं कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ प्रत्येक गोला है उसकी धारिता आपको अनंत लेनी है, ठीक है, क्योंकि उसकी धारिता 711 माइक्रोफैरड है, जो कि बहुत बड़ी राशि है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। कल के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर। बेसिकली उसकी सारी बातें अपन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। कैपेसिटर क्या है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ पर यूज़ होता है, उसकी धारिता कैसी होती है, उसकी संरचना, और इवन मैं आपको कैपेसिटर दिखा करके भी एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के सभी सदस्यों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकेगा और हम आपको और बेहतर कार्य प्रदान कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।